अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे माइंड में सवाल आता है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स नई इनोवेशंस क्यों नहीं लेकर आते। तो इसकी एक रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को शुरू से ही ज़ुबानों के झंझट में फंसा दिया जाता है। एक आम पाकिस्तानी तालिब इल्म को घर में पंजाबी या सिंधी बोलना पड़ती है, स्कूल में जाकर उर्दू में बोलना पड़ता है, पढ़ना उसको इंग्लिश में पड़ता है, और जब वो मदरसे में जाएगा तो वहाँ उसको अरबी का सामना करना होगा। इन्हीं ज़ुबानों की झंझट की वजह से पाकिस्तान का तलीमी निज़ाम 3 हिस्सों पर डिवाइड हो जाता है: उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और तीसरी कैटेगरी मदरसा की है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक ऐसा नसूर है जो शुरू से ही हमें डिफरेंट सोशल क्लासेस के अंदर तकसीम कर देता है, जो कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। एक सोशल क्लास किसी दूसरे को कमतर और किसी और को बरतर समझने लग जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हाल ही में अपनी कौमी असम्बली की तकरीर के दौरान ये फरमाया है कि मार्च 2021 तक पूरे मुल्क के अंदर यकसा निसाब का नफाज कर दिया जाएगा, जिसके अंदर मदारस भी शामिल होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, दूसरे माफियाज जैसा कि चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, आटा माफिया, उन माफियाज की तरह तालीम माफिया भी कोई छोटा माफिया नहीं है। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कॉलेजेस कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, क्योंकि अगर बीकन हाउस स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस सेम हो जाता है तो कौन सा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ने जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम पाकिस्तान के लिए तालीमी मसाइल का बायस बन रहे हैं, इन मसाइल का हल क्या है, किसी भी माशरे और किसी भी मुल्क के अंदर तालीम की क्या अहमियत और कदर है, और क्या इंग्लिश मीडियम ही हमारे लिए वाहिद हल है, या दुनिया में हमें ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि टॉप जीडीपी रखने वाले कंट्रीज़ अपनी अपनी ज़ुबानों के अंदर पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी 22.8 मिलियन बच्चे यानी कि 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और जो कोई स्कूल जा पा रहे हैं उनमें अक्सरियत गरीब बच्चों की है, यानी कि वो महंगे प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर आपको उर्दू मीडियम ही मिलता है, और जहाँ कहीं इंग्लिश मीडियम मिल भी जाए तो वहाँ ना या तो इंग्लिश मीडियम का प्रॉपर सिस्टम ही मौजूद नहीं है, और यहाँ उसी तरह के क्वालिफाइड टीचर्स ही अवेलेबल नहीं हैं। पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में आपको गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी तक ही मिलेंगे, और जहाँ कहीं मैट्रिक तक मिल जाएंगे तो वहाँ उर्दू मीडियम में पढ़ने के बाद जब बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ उसको इंग्लिश का सामना करना पड़ता है। आप खुद ही सोचें कि पहले बच्चा 10 साल उर्दू मीडियम में पढ़ के आया है तो आगे जाके इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ सकता है। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि जब आपको आगे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना लाजिम है तो पहले आप उर्दू मीडियम में पढ़ाते ही क्यों हैं। ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी को टेप बॉल खिलाना सिखा दें और उसको जाके बिना पैड और हेलमेट के हार्ड बॉल खेलने के लिए खड़ा कर दें। उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे खुद को कमतर समझते हैं, और इसी कमतरी की वजह से वो कभी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच नहीं पाते। हमें ज़्यादातर मिसालें ऐसी ही मिलती हैं। उर्दू मीडियम के अंदर भी इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन मसला ये है कि वो इंग्लिश का सब्जेक्ट कभी भी एक ज़ुबान के तौर पर पढ़ाया नहीं गया, बल्कि वो एक निसाब के तौर पर पढ़ाया जाता है, और हर क्लास की अलग-अलग किताब को बच्चा पास करते हुए अगली क्लासेस में चला जाता है, और उसको कभी भी ना इंग्लिश बोलना आता है और ना ही उसको समझना आता है। इसी कल्चर की वजह से हर वालिदैन की यही कोशिश होती है कि अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका बच्चा किसी महंगे और अच्छे प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करे। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम प्राइवेट स्कूल्स इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर तो वैसे ही इंग्लिश मीडियम है। प्राइवेट स्कूल्स को फर्दर एलीट और नॉन एलीट के अंदर तकसीम किया जाता है। एलीट क्लास और ए लेवल्स करती है, जबकि नॉन एलीट क्लास मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी कि एफएससी वगैरह इंग्लिश में ही करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है कि इन ज़ुबानों को डिफरेंट सोशल क्लासेस के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, जैसा कि लोअर और मिडिल क्लास उर्दू मीडियम में पढ़ती है, हाई क्लास इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। लोअर और लोअर मिडिल क्लास को मोर कंजर्वेटिव समझा जाता है, जबकि दूसरी तरफ एलीट क्लास को लिबरल्स और वेस्टर्न कल्चर का हामी समझा जाता है, जिसकी वजह से इन डिफरेंट सोशल क्लासेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। हमारे इदारों के अंदर अगर कहीं उर्दू मीडियम में पढ़ाया भी जा रहा हो तो मेन सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स वगैरह को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इंग्लिश सीएसएस एग्ज़ाम्स के अंदर भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। पाकिस्तान के सरकारी इदारों के मामलात, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इंग्लिश ही इस्तेमाल की जाती है। इन तमाम मामलात की वजह से पाकिस्तान की कौम के अंदर इंग्लिश ज़ुबान को एक ख़ास अहमियत हासिल है। पाकिस्तान के मदारस के अंदर बहुत ही कम मदारस ऐसे मिलते हैं जो कि दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देते हों। इस वजह से मदारस के तलबा अपनी ही दुनिया के अंदर रहते हैं
اور وہ نہیں جانتے کہ آج کے ماڈرن دور کے اندر کس طرح دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی بلکہ سسٹینیبل ترقی کے لیے ایجوکیشن بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ لوگ، تعلیم اور ملک کے وسائل ہی ملک کی بیک بون ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ایجوکیشن کسی بھی ملک یا کسی بھی شخص کے سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے، اور ڈیولپنگ کنٹریز کو تو اس کی بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کسی کو مچھلی دینے کی بجائے اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دے تاکہ وہ ساری عمر کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے۔ ایجوکیشن لوگوں کو بدلتی ہے اور لوگ ملک کو بدل دیتے ہیں۔ معاشرے کے اندر مختلف جرائم کے اندر کمی آتی ہے اور ایک صحیح معنی میں سویلائزڈ اور ماڈرن سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ لوگوں کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور کوئی بھی ان کے رائٹس کو مجروح نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے حکمرانوں کو چننے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، بلکہ بہترین حکمران چن کر لاتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ پاکستان کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے کہ دنیا میں ترقی کرنے کے لیے ہمیں انگلش زبان میں پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر ہم دنیا کے ٹاپ 6 جی ڈی پی رکھنے والی کنٹریز کو دیکھیں تو ان کے کیس میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ دنیا کی ٹاپ جی ڈی پی رکھنے والی کنٹری امریکہ ہے، جو کہ اپنی زبان انگلش کے اندر ہی پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا، جو کہ چائنیز میں پڑھتے ہیں، جاپان جیپنیز کے اندر پڑھتے ہیں، یو کے والے انگلش میں پڑھتے ہیں، جرمنی جرمن میں پڑھتے ہیں، اور فرانس فرینچ میں پڑھتے ہیں۔ یہ تمام کنٹریز دنیا کی ٹاپ 6 جی ڈی پی رکھنے والی کنٹریز ہیں، جو کہ اپنی اپنی مادری زبان کے اندر ہی پڑھ رہی ہیں۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں اس پرابلم کے سلوشن کے بارے میں۔ سب سے پہلا سلوشن یہ ہے کہ حکومت تمام بچوں کے لیے یونیفارم سلیبس کے ساتھ ساتھ یونیفارم فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرے، کیونکہ اگر کوئی بچہ ان فیسلٹیز سے محروم رہ گیا جو دوسرے اسکول کے بچے کے پاس ہوں تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ پوری عمر اس کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ اسکولوں میں پرووائڈ کردہ یہ فیسلٹیز ہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کسی اسٹوڈنٹ کا کتنا ایکسپوئر ہوگا اور وہ کتنی مینٹل گروتھ لے کر آگے جائے گا۔ تو دوسرا سلوشن ہے براڈ بیسڈ ایجوکیشن، یعنی کہ ہر بچے کو 10 سے 12 سال تک سیم ہی تعلیم دی جائے گی اور کسی کو بھی الاؤ نہیں کیا جائے گا کہ وہ کسی بھی چھوٹے بچے کو اس کی مرضی کے بغیر کسی بھی تعلیم کی اسپیشلائزیشن کے لیے بھیج دیں۔ جس طرح آپ کسی 5 یا 6 سال کے بچے کو انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، اسی طرح آپ کسی 5 یا 6 سال کے بچے کو اس کی مرضی کے بغیر عالم دین بننے کے لیے بھی نہیں بھیج سکتے، جو کہ میرے خیال سے اس بچے کے ساتھ زیادتی ہے۔ آپ ہر بچے کو 10 سے 12 سال تک سیم تعلیم دیں، اس سلیبس کے اندر مختلف فیکٹرز کو کور کیا جائے، اس کے بعد اس بچے کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کس سائڈ پہ جانا چاہتا ہے، وہ کس فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہتا ہے۔ یونیفارم سلیبس کے ساتھ ساتھ دوسرے معاملات کے لیے بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ دوسروں اداروں کے فنڈز کو کم کر کے پاکستان کی تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ کو مختص کریں، جس کے بعد ہی یہ ممکن ہو سکے گا کہ ہر بچہ سیم سلیبس کو پڑھ کر سیم انوائرمنٹ کے اندر سیم پلے گراؤنڈ کے اوپر کھیلے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کے اظہار کے لیے کمنٹ کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔